चलिए देखिए क्या पढ़ा दिए थे बच्चा। तो हमने कल आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फोर्स में बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स और इनर्शिया, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया। और फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन भी हमने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो फिर से अगर मैं आपको लोगों को रिपीट करूं तो बताइए कि फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन क्या था? इनर्शिया। उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग? कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ? हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो अपने अंदर अगर उसके स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट को अगर आप चेंज करते हो तो उसको क्या करेगी? वो रेजिस्ट करेगी। उसको क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। इसका मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स ने बोला उसी को, आगे गैलीलियो के ही एक्सपेरिमेंट को उसने आगे बताया और बोला, न्यूटन ने बोला यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी, टिल जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। यही तो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो यही न्यूटन ने पहला लॉ को बोला और इसको इसी तरीके से आप लिखोगे कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल बी इन रेस्ट, otherwise if an body is in motion then it will be in motion, while till now you can't apply an external force। जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तब तक कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। ये मैंने बता दिया था। अब अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन से पहले इसको एक पॉइंट हटा लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए, उसको नहीं लिखिए, हेडिंग लिखिए मोमेंटम। हेडिंग लिखिए मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी। किसको पता है मोमेंटम क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा है जो बता पाएगा मोमेंटम के बारे में? थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? बताओ बच्चा, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको मोमेंटम क्या होता है? हाँ, चलिए ठीक है, आप बता रहे। मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम बेसिकली होता क्या है प्यारे बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अच्छा आप लोगों ने कभी इस बात को फील किया है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और आप मान लीजिए बाइक है, तो बाइक है, बाइक पे आप अकेले चला रही हो, पहले मान लीजिए आपको दे दिया गया R15, आप चला रही हो, ठीक है, चलाई जा रही है, और कहीं ब्रेक लगाना, अचानक से आपने ब्रेक मान के रोक दिया, फिर आपके पीछे आपके दो संगी साथियों को बिठा दिया जाता है, फिर आपको सेम स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रही हैं, फिर ब्रेक लगा करके आप रोकना। बताइए कब आप आसानी से अपने बाइक को रोक लेंगे? जब अकेले बैठे रहोगे तब, या फिर जब 2 या 3 लोग बैठे रहेंगे तब? बताइए। हाँ, अकेले। क्यों ऐसा होता है? आप अक्सर इस बात को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अकेले होते हैं तो उस समय फोर्स अप्लाई करके आप इजीली उसको रोक पाएंगे, लेकिन जब आप 2-3 लोग बैठ जाते हैं तो उस समय उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि अब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, उस पर बैठे हैं उसका क्या, बहुत सारे कंडीशंस आ जाती हैं। तो मोमेंटम बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे मोमेंटम डिपेंड करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस बॉडी का मास कितना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या है। मेन क्या है? वेलोसिटी क्या है। मोमेंटम इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस किस पे? पहली बात याद रखिएगा, मोमेंटम 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सा? वेलोसिटी एंड मास। अगर किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यदि किसी बॉडी का मास कम है और वेलोसिटी मान लीजिए फिक्स रखा तो क्या होगा?
मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। अगर वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम भी कम होगा। तो बेसिकली ये मोमेंटम डिफाइन किस बात पे होगा, मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है। तो मोमेंटम को आप कहोगे कि सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, और इसको लिखा जाता है मोमेंटम इक्वल्स टू, मोमेंटम जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आप लोग मोमेंटम को डिफाइन करने की बात करोगे तो आप बोलोगे कि मोमेंटम जो होगा प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का होता है। तो कोई भी बच्चा ये बात बोल सकता है कि सर जो मोमेंटम होगा उसको स्मॉल एम से लिखते हैं और मास को स्मॉल एम से कह रहा हूँ, पी से लिखते हैं, और मास को लिखेंगे एम से, और वेलोसिटी को किसे लिखेंगे, वी से। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। क्या हो गया प्यारे बच्चों, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का डेफिनेशन, और ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई बाइक वाले से टक्कर अगर लगती है दोनों के बीच, समझिए बात को, सुनिए सभी लोग, नोट वोट बाद में करिएगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी था मैं लेक्चर कल वाला अपलोड हुआ था, देखे थे आप लोग, देख लिया करिए रिवीजन के टर्म में। जैसे मान लीजिए यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पे आधा लोग तो आप लिखने में बिजी रहते हो, एक बार उसको 2 की स्पीड पे नहीं तो 1.5 की स्पीड में जाकर के फिर से देख लिया करिए, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। समझ लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग नोट करने में भूल जाते हो। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बाइक वाले के साथ कोलिजन होगा तो ज़्यादा डेंजर होगा, या एक बाइक वाले का कार वाले के साथ होता है। स्पीड दोनों की सेम ही मान लेता हूँ, दोनों 50-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लड़े, क्या होगा, बाइक और कार में होगा खतरनाक, और ट्रक में लड़ गए तो और खतरनाक। ऐसा कारण क्या होता है, ऐसे कौन से ऐसे होते हैं कि दोनों की स्पीड सेम रहते हुए जब आप कार से लड़ते हो और ट्रक से आपका क्या होता है, अगर कोलिजन होता है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है, आप में भी ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क होता है मोमेंटम का। मोमेंटम जो होता है हमेशा याद रखिएगा, कार का ज़्यादा होगा बाइक के कंपेयर में, और ट्रक का और ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ट्रक का मास भी हैवी होगा, ठीक है, वेलोसिटी भले ही ना आप चेंज ना करो, लेकिन उसका जो मास इतना ज़्यादा होता है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखें उनका ब्रेक लगाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनको रोकने के लिए आपको हैवी ब्रेक चाहिए, हैवी फोर्स अप्लाई करना, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, अलग अलग टाइप के ब्रेक का यूज़ किया जाता है। समझ में आया आप लोग को। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि मोमेंटम क्या हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम ग्राफ की भी बात करते हैं मोमेंटम की। सुनिए सभी लोग, अगर मैं, समझना इस बात को, अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कर दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ। मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, अगर ये मैं कह दूं मोमेंटम को ही मैंने कांस्टेंट फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये बढ़ और घट नहीं सकता है। अगर मान लीजिए 10 है तो 10 है, 100 है, 50 है, जो भी है तो फिक्स ही रहेगा। तो ये बताओ कि अगर ये फिक्स कर दिया तो अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो ये बताओ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बताओ कि अगर वेलोसिटी या फिर मास, अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकाले तो कांस्टेंट को क्या करोगे, के को किससे करोगे, या पी को ही मैं कह दे रहा हूँ, पी क्या है, मोमेंटम है, तो मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी। तो अब अगर मैं पूछूं कि मोमेंट, अब ये तो वैल्यू फिक्स है ना, तो मैं पूछूं कि वेलोसिटी और मास में रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा। कैसा दिखाई रहा है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कह सकते हो कि सर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया, मास। अरे भाई देखो ना, ये मास कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इसमें देखो, अगर आप मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। अगर मास घटाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके पीछे तर्क भी सोचो ना। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर इसको ना ये बढ़ नहीं सकता ना घट नहीं सकता, तो अगर किसी बॉडी का अगर मास मान लेता हूं कि कुछ है और वेलोसिटी मान लीजिए कुछ है, तो अगर मास, अगर मान लो पहले 10 kg का वो ऑब्जेक्ट था, अगर आपने 20 kg का कर दिया तो पक्का आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी कम करना पड़ेगा। तभी तो दोनों क्या होंगे, कंपनसेट होंगे ना, तभी तो दोनों कंपनसेट होंगे ना। अदरवाइज कंपनसेट कैसे होंगे, क्योंकि दोनों को आपको कांस्टेंट भी तो बनाना है ना बॉस, दोनों को क्या कर रहा है, कांस्टेंट भी बनाना है ना इसका पूरा मिला करके। तो अच्छा, ग्राफ कैसे होता है, देखिए जब इनवर्स रिलेशन होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, तो मैं आपका ग्राफ जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए किसके किसके बीच में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मास।
यहाँ पे मास है और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बन जाएगा, कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। इस ग्राफ को इनके इनके बीच में बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। लेकिन कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर ये तो ठीक है, चलिए आपने ये बता दिया कि हाँ ये चीज हो, कोई और भी ग्राफ बनता है क्या इसमें, तो हाँ और भी ग्राफ बनेंगे अलग अलग। चलिए आइए और ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये वाली लाइन तो आपने लिख लिया होगा ना। अगर देखिए, अगर यहाँ पे और क्या ग्राफ हो सकता है, सुनो, अगर यहाँ पे देखो P इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एम भी। अगर मैं m को इफ m कांस्टेंट है, इफ मास क्या हो गया, कांस्टेंट। मास कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर मास को फिक्स कर दिया जाए, मास को बदला ही ना जाए। जैसे कार है तो कार की मास, एक बार कार अगर डिजाइन हो गई, एक बार आपकी बाइक डिजाइन हो गई, तो क्या आप बाइक को क्या कर सकते हो, वजन बढ़ाओ घटा सकते हो, नहीं। कार को बढ़ा सकते हो, नहीं। भाई हमेशा मैक्सिमम केसेस में आप प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो चाहे कार हो चाहे कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो, उनके अगर एक बार डिजाइन हो जाती है, मैन्युफैक्चर होकर के आ जाती हैं, तो आप उनके मास में बढ़ा बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं कर सकते। हाँ उसमें लोड अगर आप डालोगे तो उसका मास बढ़ जाएगा घट जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन अगर नॉर्मल की अगर बात किया जाए तो मास कांस्टेंट रख देंगे। तो मास कांस्टेंट रख दोगे, ये प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर ये फिक्स हो गया तो ये बताओ P और V में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ। कैसा बनता है, लीनियर। आपने जो पहला चैप्टर मैथ में क्या था, यही चैप्टर का था ग्राफ का, तो ये नहीं पढ़ाया गया, नई वाली बुक में पहला दिया हुआ है। तो अभी जब पढ़ाऊंगा तो ग्राफ भी समझ जाओ कैसा होता है। तो बताइए, अगर आप ग्राफ इनके बीच में ड्रॉ करोगे, मोमेंटम और किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में, इसके बच्चों में मोमेंटम और वेलोसिटी, तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों, ऐसा आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ। और इसका जो स्लोप होगा, ये देखो, ये बताओ इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप क्या मिलेगा, ये थीटा जो होगा दैट इज द tan थीटा। और ये आप लोग बच्चे स्लोप याद रखिएगा, स्लोप का मतलब होता है ढलान, कितना एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो बस आप लोग ये मत जानिए, अभी आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, m, क्या होगा, स्लोप। तो P और V के बीच में जो ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब, मास कांस्टेंट होगा तो। कैसा ग्राफ, सीधा ग्राफ। और इसका जो स्लोप होगा, P और V का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, मास। क्या देता है, मास। इतना याद रखोगे क्या, तो इस ग्राफ को बना लीजिए, इस ग्राफ को प्यारे बच्चों बना लीजिए, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, कौन बच्चा बताएगा यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ। मास की यूनिट क्या होती है बताओ, केजी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपका मोमेंटम की यूनिट, नोट कर लो, यूनिट है भाई केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, नोट कर लीजिए। भाई वो अलग ही लेवल के चलते हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता था ये सब, मैं तो सोचा कि ठीक है। चलिए अब आप लोगों ने सीखा कि मोमेंटम, दो के डेफिनेशन थोड़ा समझा। अगर मैं नॉर्मली दो मोमेंटम की अगर बात करूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन की भी बात करेंगे, अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं वो क्या होता है, उसको भी समझिएगा आप लोग, दोनों चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अगर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो मोमेंटम पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, सुनिए समझिए, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैं मास कह रहा हूँ प्यारे बच्चों m है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इनिशियल केस है, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल केस में। तो इसका मोमेंटम क्या लिखोगे बच्चों, p इनिशियल, कहोगे सर मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, u। तो ये मिल गया आपको। अगर इसी पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दे प्यारे बच्चों, तो क्या इसकी स्पीड बदल जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कुछ। भाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मैंने बताया था कि कॉजेस क्या होते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं ना प्यारे बच्चा। हाँ स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये सारी चीजें क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आप इसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, सेम ऑब्जेक्ट मास है, तो इसकी स्पीड में मान लेता हूँ क्या प्यारे बच्चों, v होगी। दिस इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल। तो अब इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। क्या हो गया, m इंटू वी। अब ये तो बात आप लोग समझ गए कि सर ये इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा,
क्या पूछे प्यारे बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया प्यारे बच्चों? चेंज इन मोमेंटम, हाँ हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया प्यारे बच्चों? m इंटू यू। तो यहां से प्यारे बच्चों m को क्या ले लो? कॉमन, तो क्या मिलेगा? v माइनस यू। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम हो गया प्यारे बच्चों। इसको डेल्टा p से लिखते हैं। क्या प्यारे बच्चों लिखते हैं? डेल्टा p से। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? तो दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम। नोट करिए इसको, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम पढ़ने के बाद अब आपको नया क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। अब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन ज्यादा बेटर लगेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, देखिए पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन? किसी बच्चे को कोई आइडिया थोड़ा बहुत? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन कुछ आइडिया है? देखिए, नहीं आइडिया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन? देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सिंपल सा स्टेटमेंट। हमने अभी आपको मोमेंटम पढ़ाया, तो हमने बताया कि किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर उसको आपको रोकना है, स्टॉप करना है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। यदि कोई बॉडी रुकी हुई है, अगर उसको आपको स्टार्ट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने देखा। और ये चीज कंट्रोल कैसे होती है? वेलोसिटी की वजह से। भाई वेलोसिटी है, अगर कोई मोशन में है, अगर आपको रोकना है तो उसकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से आ रहा है। तो अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बोला, न्यूटन ने कहा कि किसी बॉडी का अगर मोमेंटम है तो जो भी मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो उसका जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स जो भी उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो। जो भी, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी कार थी, मेरी कार, मैं कार को चला रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मैं जा रहा था आगे। फिर सडनली मुझे याद आया कि मुझे जल्दी पहुंचना है। मैंने अपनी कार की स्पीड को 50 से 60 70 कर दिया, 70 किलोमीटर पर आवर। और उसमें टाइम मान लीजिए कुछ भी टाइम लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड जो भी टाइम लगा स्पीड को अपने बढ़ाने में, ठीक है ना? या मान लो 30 सेकंड लगा। 30 सेकंड में मैंने अपनी कार की स्पीड को 50 से क्या कर लिया? 70 कर लिया। अब बताओ, इस ड्यूरेशन में मैंने अपनी कार की वेलोसिटी को बढ़ाया तो मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्टार्टिंग में कार का मास तो वही रहेगा, स्पीड 50 थी अब 70 हो गई, तो मोमेंटम बढ़ गया ना? बढ़ा कि नहीं? तो ये बढ़ा किसकी वजह से? हमने कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर अप्लाई किया होगा, बिना एक्सटर्नल की कार की स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। और वो कहाँ से मिलेगा हमको? जो इंजन है उसमें क्या डालते हैं? फ्यूल। तो जो फ्यूल जो यूज करते हैं वो क्या करता है? बर्न होता है, उसमें क्या निकलती है? हीट एनर्जी। उसी हीट एनर्जी को कन्वर्ट किसमें करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। और वही मैकेनिकल एनर्जी हमारी कार क्या होती है? स्पीड अप होती है। तो हमने यूज किया ना उस चीज को। तो मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप कहोगे कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करोगे जो उसके ऊपर, ठीक है ना? डायरेक्ट ये कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एफ एक्सटर्नल फोर्स, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, एफ एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप कहोगे सर ये क्या है? डेल्टा पी का मतलब क्या बताया था अभी? चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टाइम में चेंज। आप टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से क्या करना? डिवाइड करना। कितनी बार मैं आप लोग को बता चुका हूं कि रेट जो होता है वो किसी भी चीज को टाइम से क्या करना होता है? पहले बच्चों, डिवाइड करना होता है।
तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे तभी उसके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा, तभी चेंज होगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो मोमेंटम में चेंज होगा ही नहीं, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। समझ लो इस बात को। तो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये डेल्टा पी का मतलब अभी कुछ देर पहले आपने बताया वही है क्या? जी हाँ वही है, वही है। आप कहोगे कैसे? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और u इनिशियल स्पीड है, जब आपने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसका मास तो वही रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो गई, v हो गई। तो चेंज कितना, मोमेंटम क्या हुआ इसका बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो m इंटू यू होगा, और यहाँ पे क्या बोलोगे, कहोगे सर m इंटू वी होगा। फिर कहोगे सर चेंज कितना हुआ, तो कहोगे सर p फाइनल माइनस p इनिशियल। अच्छा ये बताओ, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स लगाने के बाद तो टाइम ही तो लगा होगा ना। तो मैं मान लेता हूं कि इनके बीच में जो ड्यूरेशन गैप है, जो टाइम कितना लगा, t लगा। क्या लगा, t लगा। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, और यहाँ पे लिखोगे एम कॉमन ले लो, v माइनस यू बाई टी। सॉरी अभी टी की बात नहीं करें, अभी ये मोमेंटम में चेंज की बात करें। ये हो गया। अब बताओ इस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख दें। तो कहोगे सर एफ एक्सटर्नल, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बच्चों तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। और किसको क्या ले लिया, के। और डेल्टा पी का मतलब क्या लिखा हमने, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। प्यारे बच्चों, और टाइम कितना लगाया मैंने यहाँ से यहाँ तक का, टी। अब बच्चों बताओ कि फाइनल में वैल्यू कितनी थी, फाइनल माइनस में से कितनी वैल्यू आई है, ये आई है मोमेंटम में चेंज। यह है आपका एम वी माइनस यू बाई टी, यही है ना बच्चों। अब जरा बताओ बच्चों, आप लोग को याद है सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, मोशंस के 3 इक्वेशन याद है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और क्या ये हो ना, अरे पीछे जब चैप्टर है उसी में था। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था वहां पे, v माइनस यू बाई टी, यही तो होता है ना। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू बाई टी। तो जरा बताओ क्या यहाँ पे v माइनस यू बाई टी लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन। तो तुम्हें क्या मिल गया, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मिल गया के एम, और इसके जगह पे क्या रख दोगे, ए। तो अब बताओ, चूंकि ये कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 1। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द प्रूविंग ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। दिस इज द प्रूविंग ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द, याद रखिएगा दिस इज नॉट न्यूटन्स लॉ ऑफ द सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये उसका क्या एप्लीकेशन है। तो याद रखिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इसी को एफ इक्वल्स टू एम में कह देते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, नहीं, ये उसका एप्लीकेशन है, एक यूज है। और ये इधर ये एक्सटर्नल क्या होता है पता है, यहाँ पे एक्सटर्नल है, हर जगह पे ये रिजल्टेंट फोर्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट को आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो इधर भी फोर्स लगा रहा हो, लेकिन जिसका ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होगी, मोशन करेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट ही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपको मिल गया क्या, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन का डेरिवेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं प्यारे बच्चों, चलिए नोट करिए इसको।